Hello dear students. In this video, we are going to discuss the contraceptive methods, right? The methods of contraception that we should use to avoid unwanted pregnancy. Okay, let's start. Uh, we will discuss this topic only from the NCERT, right? So the topic has been started from here. Let us describe some of the commonly used contraceptive methods which help prevent unwanted pregnancies, right? So the first para is not dealing with any type of contraceptive method. It's just telling you that what an ideal contraceptive should be like. So let's start. An ideal contraceptive should be user friendly and it should be easily available. अगर वो easily available नहीं हुआ तो कोई लेगा ही क्यों और कैसे लेगा, right? Effective भी होना चाहिए, reversible भी होना चाहिए, या कि पर्सन का मन किया तो ही कैन लाइक यूज द कॉन्ट्रासेप्शन, एंड इफ ही इज नॉट लाइक नो आई डोंट वांट टू यूज कॉन्ट्रासेप्शन राइट नाउ, देन रिवर्सिबल भी होना चाहिए. ऐसा ना हो कि एक बार मैंने कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया तो फिर मैं कभी भी अपने इस डिसीजन को रिवर्स कर ही ना सकूं, राइट? वो इफेक्टिव तो होना ही चाहिए, अदरवाइज कॉन्ट्रासेप्शन यूज क्यों कर रहे हैं? और साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए या बिल्कुल भी कम होना चाहिए, राइट? सो इट शुड ऑल्सो इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, राइट? ये कॉन्ट्रासेप्शन के लिए है, बट इट शुड नॉट लाइक interfere with whatever desire and whatever sexual act you are performing. A wide range of contraceptive methods are presently available, which could be broadly grouped into the following categories. Like the तो हमें जो है इस टॉपिक में यही सारे मेथड्स पढ़ने हैं, सब में अलग अलग में क्या क्या एक्चुअली जो है फिजियोलॉजी यूज हो रही है और इसी से क्वेश्चन आता है. तो फर्स्ट इज द नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड. इस मेथड में हम कुछ भी बाहर का यूज नहीं करते, इसलिए इसका नाम है नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है. जबकि बाकी जो भी है लाइक बैरियर हो गया या इंट्रायूटेराइन डिवाइस हो गया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट, सर्जिकल मेथड, इसमें सारे के सारे में हम कुछ ना कुछ बाहर से यूज कर रहे होते हैं. नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड को हम इसमें कुछ बाहर से यूज नहीं कर रहे होते. इट्स एक्चुअली ऑफ थ्री टाइप्स, राइट? लाइक फर्स्ट वन इज द सेफ पीरियड और रिदम पीरियड. सो इसमें क्या होता है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम ये चेक कर लेते हैं कि किस पर्टिकुलर डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है, और उसी के लाइक 14th डे पे होता है तो हम लोग 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी सेक्सुअल कांटेक्ट को अवॉइड करते हैं, और इसी पर्टिकुलर केस को हम, इसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड को हम नेचुरल मेथड कहते हैं. इसमें हमने बाहर से कुछ भी यूज नहीं किया. या फिर एक और टाइप हो सकता है जैसे विथड्रॉल मेथड, कोइटस इंटरप्टस, कि आप 10th to 17th डे सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड नहीं कर रहे हो, फिर भी अगर आप जस्ट बिफोर एजैकुलेशन पेनिस को विथड्रॉ कर ले रहे हो, इसमें भी आपने बाहर से कोई भी चीज यूज नहीं किया, तो ये भी एक नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर ही आएगा. या फिर आप लैक्टेशनल एमेनोरिया का एग्जांपल ले सकते हो, का सहारा ले सकते हो, कि हम लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 6 महीने से लेकर 9 महीने के एक रेंज में फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल रुका रहता है. इवन आफ्टर गिविंग बर्थ टू बेबी अबाउट 6 to 9 month, व्हेनेवर शी इज फीडिंग द बेबी, पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल रुका रहता है. तो चूंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल रुका हुआ है तो ना ओव्यूलेशन होगा, ना इम्प्लांटेशन हो, कुछ भी नहीं हो सकता. तो इस पर्टिकुलर चीज का भी पेरेंट्स जो है वो यूज करते हैं, एंड वो देखते हैं कि अगर एक्टिव फीडिंग की जा रही है, बेबी को फीड किया जा रहा है, बेबी माँ के मिल्क पे फीड कर रहा है और मेंस्ट्रुअल साइकिल रुका हुआ है, तो ये भी एक तरह से इंडिकेटर है कि हाँ ओव्यूलेशन नहीं हो रही है. तो वो उस टाइम पे जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं. बट लेट मी टेल यू, ऐसा कोई भी यू नो श्योरिटी नहीं है. सबसे ज्यादा फेलियर रेट जो है वो नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का ही होता है, ट्रेडिशनल मेथड का ही होता है, राइट? तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं. नेचुरल मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बेसिकली अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग. तो हम लोग बस सोचते हैं कि हाँ भाई 10 से 17 दिन तक अवॉइड करें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कर भी रहे हैं तो हम जो है वो पेनिस को विथड्रॉ कर ले, या फिर हम जो है एक पर्टिकुलर टाइम पर लैक्टेशन जब तक हो रही है तब तक जो है हम सेक्सुअल कांटेक्ट बना सकते हैं. ये हमारा मन का ये है कि हाँ ये करने से हमारा जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. हम लोग किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि हम ओवम और स्पर्म को मिलने नहीं देंगे. यही नेचुरल मेथड होता है, राइट? और इसी का एक आपको एग्जांपल है, ठीक है, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस. ठीक है, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस को ही हम सेफ पीरियड बोलते हैं या फिर रिदम पीरियड बोलते हैं. ऐसा कपल्स का मानना है कि अगर हम जो है कपल्स अवॉइड करें कोइटस फ्रॉम द डे 10th to डे 17th. अब ये डे 10th और 17th का क्या मतलब है? देखिए, आप जानते हैं कि स्पर्म का जो लाइफ होता है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में 3 दिन तक वो जिंदा रह सकता है, और फीमेल का जो ओवा है वो अपने फैलोपियन ट्यूब में अपने जेनिटल ट्रैक्ट में 1 दिन तक जिंदा रह सकता है. तो हम जानते हैं कि 14th डे पे ओवुलेशन हो रहा है, तो मान लीजिए कि 10th डे पे भी
ये स्पर्म अगर बॉडी के अंदर आता है तो 3 दिन तक जिंदा रहेगा, 14th डे पे फर्टिलाइजेशन करने में कैपेबल है। तो 10th डे से ही जो है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को अवॉइड करते हैं। या फिर अगर मान लीजिए 40th डे ओवुलेशन हुआ और 14th डे ओवुलेशन हुआ और जो है स्पर्म जो है वो 15th डे अंदर आ गया, तो 15th डे अंदर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि वो अभी भी फर्टिलाइज कर सकता है, क्योंकि फीमेल एक तो एक दिन तक जिंदा रह ही सकता है। या फिर आप मान लीजिए कि एक जो है वो एग्जैक्टली 14th नहीं 15th डे या 16th डे भी ओव्यूलेट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन का है। क्योंकि जितने भी दिन का उसका साइकिल होता है उसमें से अगर हम 14 डे घटा दे लास्ट मेंस्ट्रुएशन जब और उससे, तभी वो जो है ओव्यूलेट करती है, राइट। तो हम लोग ऐसा सोच के चलते हैं कि एग्जैक्टली 14 नहीं तो 15 या 16 या 17 डे पे भी ओवुलेशन हो सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें 10th टू 17th डे जो है वो पीरियोडिक एब्सिस्टेंस में या नेचुरल मेथड में या फिर सेफ मेथड में रिदम पीरियड में जो है हमको ये सब को अवॉइड करना चाहिए, राइट। ओके, ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वेयर ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। ओवुलेशन कब हो रहा है उसी के बेसिस पे हम लोग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को अवॉइड करते हैं। एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज नोन एज फर्टाइल पीरियड। सो व्हाट इज द फर्टाइल पीरियड इन अ फीमेल? द 10th टू 17th डे। एंड व्हाट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन डू यू यूज इन कीपिंग योर माइंड दैट फर्टाइल पीरियड जो है उसमें हमको सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अवॉइड करना है? तो आप बोलोगे कि नेचुरल मेथड का सेफ पीरियड या फिर रिदम method, right? Okay. Therefore, by abstaining from coitus during this period, the conception should be prevented. Conception means fertilization, right? The achieving of pregnancy, and contraception means avoiding of pregnancy. The withdrawal or coitus interruptus is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation, so as to avoid insemination. So this is also, we are not using any thing from bahar, right? And we are just using the natural method. So this is also a contraception which comes under the natural method of contraception, right? Lactational amenorrhea, absence of menstruation method is based on the fact that ovulation and therefore cycle don't occur during the period of intense lactation following the parturition. Like बेबी के बर्थ के बाद जो है वो साइकिल नहीं चलता है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही होती है। तो हम देखते हैं कि जब मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर नहीं आ रहा तो इसका मतलब साइकिल भी नहीं चल रही। Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil. लेकिन आपको याद रखना है कि नेचुरल मेथड है जिसका फेलियर बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो हाउएवर दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months, right? Following parturition, no medicines or no devices are used in these methods. साइड इफेक्ट जो है वो उसके बिल्कुल भी नील है। तो साइड इफेक्ट नील है क्योंकि बाहर से कुछ यूज नहीं कर रहा है, राइट। लेकिन फेलियर होने का चांस भी सबसे ज्यादा है इसमें, ठीक है ना, सबसे ज्यादा इन्हीं का है। जबकि हम कुछ बाहर से यूज कर रहे होते हैं तो उनका जो है फेलियर का चांस वो कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेथड है बैरियर मेथड। बैरियर मतलब कि स्पर्म और ओवम को हम मिलने से ही, फिजिकली मीटिंग से ही रोकते हैं, जिसमें हम ये कॉन्डम फॉर मेल या फिर कॉन्डम फॉर फीमेल जिसको हम फेम शील्ड बोलते हैं, लाइक, या फिर हम डाइफ्राम यूज कर सकते हैं या फिर हम सर्वाइकल कैप यूज कर सकते हैं, है ना। या फिर हम क्या कर सकते हैं, वॉल्ट कैप यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। Such methods are available for both male and female, and condoms are barriers made up of thin rubber or latex sheath. ये बने किस चीज से उनका ये बारे में लिखा हुआ है, that are used to cover the penis in male or vagina and cervix in the case of female just before coitus, so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract, and this can prevent the contraception. So हम लोग इसमें कुछ बाहर से यूज कर रहे हैं, so this would not come under the natural method, और हम यहाँ पे मिलने से रोक रहे हैं दोनों को एक पर्टिकुलर चीज के हेल्प से, तो this comes under the barrier method. निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल। ये सरकारी जो है कॉन्डम्स था जो ऐसे बांटा जाता था फ्री में ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। Use of condoms has increased in recent year due to its additional benefit of protecting the user from the sexual transmitted disease and acquired immunodeficiency syndrome, right? तो चूंकि यहाँ पे कोई भी जो है वो सेमाइनल फ्लूइड का मिलना नहीं होता है, कोई भी फ्लूइड जो है मेल और फीमेल का कांटेक्ट में नहीं आता है, इसलिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी यूजर्स जो है इन स्पाइट ऑफ हैविंग सेक्सुअल कांटेक्ट वो बचे रहते हैं। तो बोथ द मेल एंड फीमेल condoms are disposable and they can be self interest inserted and thereby they give the privacy to the user. आजकल condoms का यूज इसलिए बढ़ गया क्योंकि एसटीडी और एड्स होने का चांस बहुत कम है। आप जानते हो कि एसटीडीज बहुत सारे ऐसे हैं जैसे जेनाइटल हर्पिस हो गया, है ना, या फिर आप जानते हो हेपेटाइटिस बी हो गया या एड्स हो गया, ये सब इनक्यूरेबल हो गए तो आप फिर गए। तो उस सिचुएशन में ये काफी हेल्प करते हैं, इन सब से बचाते हैं, ठीक है।
बाकी सारे एसटीडीज जो है वो क्यूरेबल होते हैं। बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, ठीक है राइट, ये हम पढ़ चुके हैं। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स आर ऑल्सो द बैरियर्स दैट आर मेड अप ऑफ रबर एंड दे आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द कोइटस, राइट। तो डायफ्राम का नाम इसलिए है डायफ्राम क्योंकि इसका शेप वैसा होता है जैसे हमने देखा था, राइट। और सर्वाइकल कैप क्योंकि ये सर्विक्स में ही जाके वहां पे एंट्री ऑफ स्पर्म को फादर यूटेरस में जाने से रोक देता है, इसलिए हम इसको सर्वाइकल कैप बोलते हैं, राइट। और ये जो वॉल्ट कैप है ये एक्चुअली वजाइना के पास लगता है, राइट। तो इस सर्विक्स में जो है स्पर्म्स को जाने से रोक देता है। अलग अलग जगह पे ये यूज होते हैं इसलिए इनका नाम अलग अलग है और शेप की वजह से भी इनका नाम अलग अलग है, राइट। ओके, तो मेल में खाली कॉन्डम आपने देखा, फीमेल में फेमशील्ड फीमेल कॉन्डम तो था ही, साथ ही साथ डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्व भी हम बैरियर मेथड में यूज कर सकते हैं। एंड these things, not condoms are disposable, but the diaphragm, the cervical cap and vault, they are reusable, so economically भी ये beneficial हो जाते हैं for the user। and the spermicidal creams and jellies and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency, right। तो अगर आप चाहो तो इन क्रीम्स, जेलीज और फोम्स को या तो उनके साथ यूज करो बैरियर मेथड के साथ, या फिर आप बिना बैरियर के नॉर्मली भी इनको यूज कर सकते हो और ये केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में आ जाएंगे, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये स्पर्मिसाइडल होते हैं, ये स्पर्म्स को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ही मार देते हैं ताकि वो मिल ही ना पाए, राइट। और इनमें काफी सारे केमिकल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, लैक्टिक एसिड हो गया, बोरिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये सारी चीजें जो है ना वो वजाइना के अंदर प्रायर टू सेक्स जो है वो अप्लाई की जाती है ताकि जब स्पर्म आए तो वो किल हो सके इन सारे केमिकल्स के थ्रू। चलिए, नेक्स्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हमारा इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, नाम से पता चल रहा है इनको हम यूटेरस में डालते हैं। देखिए ये एक फोटो है आपका इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का, ये अलग अलग शेप के होते हैं, ऐसे तो लूप लाइक हो तो लूप लाइक हो सकता है जिसका एग्जांपल है लिप्स लूप, है ना, या फिर आपको ये टी शेप का दिख रहा है, राइट। तो ये तो कॉपर कंटेनिंग है, सीओटी यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, है ना। तो चलिए देखते हैं आईओडीज के बारे में। तो आईओडीज जो हैं वो एक्चुअली में हो सकते हैं, आपको पता है 3 टाइप के हो सकते हैं, राइट। तो एक होता है हमारा इनर्ट, है ना, इनर्ट आईओडी, और एक होता है हमारा कॉपर कंटेनिंग आईओडी, और एक होता है हमारा हार्मोन कंटेनिंग आईओडी। इनर्ट आईओडी को हमारे एनसीईआरटी ने नॉन मेडिकेटेड आईओडी लिखा हुआ है, जिसका एग्जांपल है लिप्स लूप और खूब नीट में आ चुका है। अनदर effective popular method is use of intrauterine devices. These devices are inserted by the doctors or expert nurses in the uterus through vagina. You can't directly insert the IUD with like खुद से नहीं कर सकते हो, आपको नर्सेज चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए एंड प्रॉपर मेडिकल हेल्प चाहिए। एंड दीज आईयूडीज आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज नॉन मेडिकेटेड आईयूडी और लाइक लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी लाइक सीयूटी, CU7, मल्टीलोड 375। इनका नाम जो है अलग अलग है क्योंकि कितना कॉपर कंटेन करते हैं उसके बेसिस पे इनका ये नाम है। और एक होता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, जैसे LNG-20 हो गया या फिर प्रोजेस्टा सर्ट हो गया। तो ये सारे जो है इनका मेथड ऑफ एक्शन अलग अलग है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का, तो इनका मेथड ऑफ एक्शन आज तक उतना क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन लोग ऐसे कहते हैं कि फागोसाइटिस ऑफ स्पर्म को इंक्रीज कर देता है, इसके पास कुछ स्पर्मिसाइडल जेलीज और फोम्स वगैरह होते हैं इसके अंदर। अदरवाइज हमें क्लियर है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का मेथड ऑफ एक्शन। कॉपर जो होता है वो स्पर्म को सप्रेस कर देता है, उसकी मोटिलिटी को, ताकि फिर यूटेरस के जो भी फैगोसाइटिक सेल्स हैं WBC से वो जाके स्पर्म को खा जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो फॉरेन सेल है। उसके अलावा जो है हमारा हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है। तो ये हार्मोन रिलीजिंग आईओडी जो होता है ये प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है, और आप जानते हो कि एक बार प्रोजेस्टेरॉन आ गया तो वो जो है वो क्या करेगा, GnRH को जो हाइपोथैलेमस से निकल रहा है उसको इनहिबिट कर देगा। तो GnRH नहीं निकलेगा तो क्या होगा, गोनाडोट्रोपिन्स पिट्यूटरी से नहीं निकलेंगे, और जब पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन्स नहीं निकलेंगे, LH और FSH नहीं निकलेगा, तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा, ओवरी का इंडोमेट्रियम थिक नहीं होगा क्योंकि ईस्ट्रोजन नहीं निकलेगा फिर आपके ओवेरियन फॉलिकल से, ठीक है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल ही पूरी तरीके से रुक गया है। तो इसी तरीके से आयोडीज जो होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही रोक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडी खासकर, जिसकी वजह से क्या होता है, ना ओवम निकलता है, ना ओव्यूलेशन होता है, ना फर्टिलाइजेशन होता है। सो आयोडीज इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस, ये लिखा हुआ है कॉपर रिलीजिंग के बारे में, और ये लिखा हुआ है आपके नॉन मेडिकेटेड के बारे में। तो कॉपर एंड सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। आपने जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि स्पर्म वही
फर्टिलाइज करने में कैपेबल होते हैं, जिनके पास एक अच्छी मोबिलिटी होनी चाहिए, शेप और साइज भी उनको अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप उनकी मोटिलिटी को सप्रेस कर दोगे तो कहाँ से वो फर्टिलाइज करेंगे? द हार्मोन रिलीजिंग आईओडी इन एडिशन मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म, राइट। अब आपने प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करवा दिया तो क्या होगा? पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा, तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। दूसरा, यूटेरस का एंडोमेट्रियम थिक नहीं हो पाएगा एस्ट्रोजन की कमी की वजह से, तो यूटेरस भी इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल हो जाएगा। या फिर तीसरा, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सर्वाइकल म्यूकस को काफी थिक कर देता है, तो सर्विक्स से जो स्पर्म्स जा रहे हैं वो पास नहीं कर पाएंगे, वहीं पे रह जाएंगे, तो सर्विक्स भी क्या हो जाएगा? होस्टाइल टू स्पर्म, और वो आगे पास नहीं कर पाएंगे, फैगोसाइटोसिस हो जाएगी, तो फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगा। IUDs intrauterine devices are ideal contraceptive for females, ठीक है ना, फीमेल्स के केस में who want to delay pregnancy और space children। तो इंडिया में काफी ज्यादा जो है वो अचीव किया गया है, काफी ज्यादा यूज किया गया है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए IUDs को, है ना, जो कि डॉक्टर या नर्सेज ही कर सकते हैं। तो IUDs are ideal contraceptive for females who want to delay pregnancy or who want to space children। It is one of the most widely accepted method for contraception in India, क्योंकि इससे 4-5 साल का आराम से जो है खासकर कॉपर वाले जो IUDs हैं उनका लाइफ होता है, तो इजिली जो है चिल्ड्रंस के बीच में स्पेस किया जा सकता है विदाउट अवॉइडिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट जो है हमारा आयोडीज के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अब जो है हमें ओरल पिल्स के बारे में पढ़ना है, जो हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कह सकते हैं। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल्स। तो हमने अभी आयोडीज में पढ़ लिया है कि आयोडीज में जो हार्मोन कंटेनिंग आयोडीज होते हैं वो तो प्रोजेस्टेरॉन निकालते हैं, और प्रोजेस्टेरॉन कैसे प्रेगनेंसी को अवॉइड करवाता है वो हम जान चुके हैं, वो GnRH को इनहिबिट करता है। GnRH इनहिबिट हुआ तो पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन्स नहीं निकलेंगे, गोनाडोट्रोपिन्स अगर पिट्यूटरी से नहीं निकल रहे हैं तो कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा। प्रोजेस्टेरॉन सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है, तो फिर स्पर्म्स जो है वो सर्विक्स में ही रह जाते हैं। काफी सारा रीजन है, लेकिन यहाँ पे ईस्ट्रोजन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आप जानते हो कि इस्ट्रोजन नहीं देने की वजह से, खाली प्रोजेस्टेरॉन देने की वजह से इंडोमेट्रियम का वॉल थिक नहीं हुआ, तो उसमें क्या होता है? उस केस में जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप जानते हो कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो गया तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है फीमेल का वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए जो है हम लोगों ने प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन भी देने का सोचा इन द फॉर्म ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, राइट। तो देखिए इसमें क्या होता है, दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड हेंस दैट पॉपुलरली नोन एज पिल्स। होता क्या है, प्रोजेस्टेरॉन तो जो अवॉइड करवाएगा प्रेगनेंसी को तो करवाएगा ही, साथ ही साथ ईस्ट्रोजन की वजह से इंडोमेट्रियम अपने आप जो है वो थिक होने लगता है। वो ईस्ट्रोजन आपने पिल्स में ले रहे हो, आपके ओवरी से नहीं निकल रहा है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल ही रुका हुआ है, तो ओवरी से कहाँ से निकलेगा? ओवेरियन फॉलिकल्स ही डेवलप नहीं हो रहे तो ईस्ट्रोजन नहीं निकालेंगे। जिससे क्या होता है, जिससे इंडोमेट्रियम का वॉल थिक होता है, और नॉर्मली जब आप पिल्स को अवॉइड करते हो तो फिर इंडोमेट्रियम रियली में टूट के बाहर आता है। लेकिन अगर आप खाली प्रोजेस्टेरॉन खाते रहोगे तो उस केस में आपको जो गैप लेना होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिल्स को आपको कितने दिन तक लेना है? पिल्स को आपको 21 डेज तक ही लेना है, ठीक है ना। और स्टार्ट कब से करना है लेना? पहले 5 दिन को छोड़ दो या उसी के बीच में कभी से लेना स्टार्ट करो। मतलब जब आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड निकलना बंद हो जाए उस दिन आप पहली बार लो, और फिर आप 21 दिन तक लो, ताकि आप जो है अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल का 7 दिन जो है जिसमें मेंस्ट्रुएशन एक्चुअली में होता रहता है उसमें आप उसको अवॉइड करोगे। तो देखिए इससे होता क्या था, जब भी पीरियड्स आ रहे हैं उस टाइम पे फीमेल ने इसको नहीं खाया, और उसके बाद उसने इसे खाना स्टार्ट किया प्रोजेस्टेरॉन को। खाली अगर प्रोजेस्टेरॉन को वो खा रही है तो क्या होगा, इंडोमेट्रियम तो डेवलप हो नहीं रहा है क्योंकि ईस्ट्रोजन नहीं आ रहा है। तो क्या होगा, जब उसने प्रोजेस्टेरॉन को 7 दिन का गैप दिया जिसमें एक्चुअली उसको मेंस्ट्रुएशन होना चाहिए, तो इंडोमेट्रियम तो बना ही नहीं था, तो वो मेंस्ट्रुएशन एक तरह का रियल मेंस्ट्रुएशन नहीं है, जिसमें उसका ब्लड वेसल थिक हो ही नहीं पाया है, तो कहाँ से ब्लड बाहर आएगा? तो दिस इज इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल BMR ऑफ द फीमेल। तो इस केस में क्या किया हमने, हमने उसे ईस्ट्रोजन भी प्रोजेस्टेरॉन के साथ दिया, ताकि रियल में इंडोमेट्रियम बने, जो भी वो गैप ले 7 दिन का उसमें उसका रियल इंडोमेट्रियम का वॉल जो है वो बाहर आए, ब्लड वेसल्स बाहर आए, उसका BMR नॉर्मल रहे, मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल रहे, राइट। ओके, एंड इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। जब तक उसको कॉन्सेप्शन को अवॉइड करना है तब तक वो ये सारी पिल्स ले, और जब उसको कॉन्सेप्शन करने का मन हो तो ये कॉन्ट्रासेप्शन को छोड़ दे, और कॉन्ट्रासेप्शन को छोड़ दे। तो बहुत अच्छा ये रिवर्सिबल मेथड है। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कैसे इनहिबिट किया? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं चल रहा है। दे इनहिबिट इम्प्लांटेशन, क्योंकि सर्वाइकल म्यूकस काफी थिक हो चुका है, स्पर्म्स को पास नहीं करने देगा। एज वेल एज दे अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंड रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म। अब जानते हो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आपका जो है एग रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। या फिर आपका जो फैलोपियन ट्यूब है उसके भी जो भी वो म्यूकस रिलीज करता है उसको भी इनहिबिट करवा देता है अकेला प्रोजेस्टेरॉन। मोटिलिटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब को भी इनहिबिट करवा देता है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता, अगर एग अभी रिलीज हो भी गया तब भी।
pills are very effective with lesser side effect as well as they are accepted by the females, right? क्योंकि females आराम से pills ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. Saheli is the new oral contraceptive for the females which contains a non-steroidal preparation. It's a once a week pill with very few side effect and very high contraceptive value. आपको याद रखना है सहेली जो है वो नॉन स्टेरॉइडल है, बाकी सारे स्टेरॉइड्स होते हैं, क्योंकि आप एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ले रहे हो, सारे स्टेरॉइड होते हैं नेचर में. तो कहीं ना कहीं आप जो है अगर सहेली ले रहे हो तो नॉन स्टेरॉइडल चीज ले रहे हो, आपको काफी कम साइड इफेक्ट होंगे, काफी ज्यादा इसका अच्छा कॉन्ट्रासेप्शन होता है. और तो और इसको बस वीक में एक ही बार लेना है. तो ये भी काफी ज्यादा एक्सेप्टेड हुआ. ये लखनऊ में CDRI लखनऊ के साइंटिस्टों ने बनाया था सहेली, और ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है. आपको बस इतना याद रखना है कि ये एंटी ईस्ट्रोजन है ना, ईस्ट्रोजन को इनहिबिट करता है, राइट. So, Saheli was the new oral contraceptive for the females containing a non-steroidal preparation. काफी ये फेमस हुआ क्योंकि once a week था, और ये ईस्ट्रोजन के जो भी रिसेप्टर्स होते हैं उनको मॉड्यूलेट कर देता है, ताकि फिर इंडोमेट्रियम पे ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स जो है वो रिस्पॉन्स ना करे ईस्ट्रोजन के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या हो, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग ना हो. एंडोमेट्रियम की थिकनिंग नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, राइट. सो द सहेली प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन, राइट. Now, the progesterone alone or in combination with the estrogen can also be used by the females as injection or implants under the skin. तो हमने जो है अभी इंजेक्शन इम्प्लांट्स नहीं देखा है, तो वो भी हम देख लेते हैं. देयर मोड ऑफ एक्शन इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स. यस, राइट. अगर आप एस्ट्रोजन और या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों साथ में लोगे तो पिल्स में भी वही काम करते हैं, ऐसे इंजेक्शन से लो या इम्प्लांट से लो, बात वही है. एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर. सो हमको बस इतना याद रखना है कि जो भी हम इंजेक्शन में लेते हैं वो जो है हम कभी भी इंजेक्शन जो है कोई एक्टिव फॉर्म में तो ले नहीं सकते हैं, नहीं तो वो तुरंत जो है लाइक काम उतना उसका इफिशियंसी नहीं होगा. तो हम लोग उसको इनएक्टिव फॉर्म में लेते हैं और धीरे धीरे जो अपना काम करता है, तो काफी टाइम तक वो इफेक्टिव रहता है. और अगर हम इम्प्लांट्स की बात करें तो इम्प्लांट्स भी यहाँ पे आपको फोटो ऊपर में दिया हुआ है. ऐसे 6 इम्प्लांट्स जो है हम लोग बटरफ्लाई शेप में अपने स्किन के अंदर जो है वो इम्प्लांट करवा लेते हैं. जिससे क्या होता है कि काफी धीरे धीरे वो अपना उसका मोड ऑफ एक्शन काफी स्लो है, काफी धीरे धीरे वो अपना सब्सटेंस रिलीज करता है, यानी प्रोजेस्टेरॉन या ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है. देयर मोड ऑफ एक्शन इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स बट द इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर. सो अगर आप पिल्स खा रहे हो उससे अच्छा है कि आप इम्प्लांट्स करा लो या फिर आप इंजेक्शन ले लो. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और इंट्रायूटेराइन डिवाइस विद इन द 72 आवर्स ऑफ coitus has been found to be very effective as emergency contraceptives. ठीक है, तो अब हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई मिसफॉर्चुनल केस हो जाता है जिसमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव वो लेना चाहिए, तो अगर हम प्रोजेस्टेरॉन ले रहे हैं, ठीक है ना, या फिर हम तुरंत इम्प्लांट भी क्यों ना करा लें, है ना, या फिर हम तुरंत IUD डलवा ले, तो उस केस में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, वो क्या करता है, GnRH को इनहिबिट करता है. और अगर GnRH नहीं आएगा तो LH नहीं आएगा. LH नहीं आएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम, मान लीजिए कि ओवुलेशन हो भी गया है, कॉर्पस ल्यूटियम जो बन गया है, अब वो LH नहीं है तो इनहिबिट हो जाएगा, तो प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट नहीं हो पाएगा और क्या होगा, प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी. लेकिन आपको 72 आवर्स के अंदर ही लेना है, क्योंकि 72 आवर्स के बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है और प्लेसेंटा बन जाता है. तो प्लेसेंटा से अब HCG निकलेगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. तो फिर अब LH और FSH का कोई काम नहीं है, कॉर्पस लूटियम को HCG अब मेंटेन करने लगेगा. तो 72 आवर्स के अंदर अगर आप जो है इंट्रायूटेराइन डिवाइस करवा ले रहे हो, या फिर आप इम्प्लांट्स करा ले रहे हो, या फिर आप इंजेक्शन ले रहे हो, या फिर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हो, विद इन 72 आवर्स आपको कैसे भी करके प्रोजेस्टेरॉन लेना है, तभी ऐसा होगा ताकि LH ना निकले पिट्यूटरी से और कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाए. अदरवाइज जो है एक बार प्लेसेंटा बन गया, 72 आवर्स के बाद इम्प्लांटेशन हो गया, तो फिर ये मेथड्स काम नहीं करेंगे. सो दे आर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स and they're used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. Right, now surgical method, these are the like permanent sterilization method, है ना. तो इसमें क्या होता है कि एक टर्मिनल मेथड है ताकि अब कभी भी प्रेगनेंसी ना हो. सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमीट्स ट्रांसपोर्ट. देखिए ये वास डिफरेंस को काट दिया गया है, बांध दिया गया है, तो क्या हुआ, अब जो है गैमीट जो है टेस्टिस से निकलेगा पर ऊपर नहीं जा पाएगा. तो यहाँ से जो फ्लूइड निकलता है उसमें स्पर्म्स नहीं होते, खाली सेमाइनल फ्लूइड होता है जो सेमाइनल वेसिकल से निकलता है ना. स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्यूर इन मेल इज नोन एज वेसेक्टोमी, क्योंकि ये वास डिफरेंस को काटते हैं हम लोग. यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को काटते हैं. आप देख सकते हो दोनों फिगर में ट्यूबेक्टोमी है, राइट.
वासेटोमी में क्या होता है, वास डिफरेंस का पार्ट को रिमूव या टाई अप किया जाता है, छोटा सा इंसिजन स्क्रोटम पे मारा जाता है, और फिर मतलब जो एक्सपीरियंस जो टेक्नीशियंस होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो छोटे से पार्ट को जो है वो निकाल लेंगे वास डिफरेंस के रिकॉग्नाइज करके स्क्रोटम से, और फिर क्या करेंगे, उसको कट करके वहीं पे टाई कर देंगे। और फैलोपियन ट्यूब के पार्ट को भी हम लोग इसी तरीके से एब्डोमेन में छोटा सा इंसिजन लगा के हम लोग जो है, या फिर वजाइना के थ्रू भी करते हैं। तो ये सवाल आ सकता है कि अगर हमको वास डिफरेंस को कट करना है तो कहाँ पे कट लगाना पड़ेगा, बोलेंगे स्क्रोटम में। और अगर हमको फैलोपियन ट्यूब को कट करना है तो वजाइना से, या फिर हम एब्डोमेन में कट लगा के भी ये काम कर सकते हैं। ये टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेकिन अगर आप इसको कराने के बाद चाहो कि नहीं मुझे फिर से जो है वो प्रेगनेंसी को लेना है, हमें फिर से जो है चाइल्ड चाहिए, तो फिर आप जो है ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। आपने कट करके टाई कर दिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। It needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its use should also always be undertaken in consultation with the क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। आप जो भी यूज करना चाह रहे हो, आप एक बार थोड़ा सा जो है बातचीत कर लो मेडिकल प्रोफेशनल से। वन मस्ट रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट, कॉन्सेप्शन या फिर प्रेगनेंसी। तो हम लोग को हर टाइम जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन एक रिक्वायरमेंट नहीं है अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छे से रखने का, एक पर्टिकुलर प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए हम लेते हैं। वन इज फोर्स टू यूज दिस मेथड आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजन। नो डाउट द वाइडस्प्रेड यूज ऑफ दिस मेथड हैव सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट्स लाइक नोजिया हो गया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इवन ब्रेस्ट कैंसर, तो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर। देखिए ये सारा मन का वहम है, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। दीज आर वेरी सेफ टू प्रैक्टिस एंड दे आर वेरी लाइक they play a very significant role in checking the growth of the population which was otherwise uncontrollable. So I think that people should use it. It's all in your mind, nothing is like ये साइड इफेक्ट्स तो नेचुरल मेथड में बिल्कुल भी नहीं होते। और अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन बाहर से यूज कर रहे हो, लाइक अगर आप इम्प्लांट्स करा रहे हो, इंजेक्शन ले रहे हो, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हो, या आईयूडी ले रहे हो, तो इसके भी उतने ज्यादा जो है वो साइड इफेक्ट नहीं है। सो आई होप आपको ये जो है कॉन्ट्रासेप्शन वाला मेथड क्लियर हो गया होगा। सबसे ज्यादा इसकी फिजियोलॉजी से सवाल आती है कि ये कॉन्ट्रासेप्शन लेने से जो है क्या हुआ, कैसे जो है रुक गया, कॉन्ट्रासेप्शन कैसे प्रिवेंट हुआ, तो आप इसको दिमाग में ध्यान में रखना। एमटीपी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हम इस वीडियो में नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे एमटीपी एंड एसटीडी। ओके, सो एमटीपी एंड एसटीडी एंड ऑल्सो इनफर्टिलिटी, जिसमें हमको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ हम लोग कभी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, राइट। इस चैप्टर में थोड़ा सा दिमाग ला के पढ़ना है, बाकी तो सब कुछ सही है। स्टार्टिंग में तो बहुत ही कहानी है, उतना कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है कि क्या हुआ, कैसे एक्सप्लोजन हुआ। यहाँ से बहुत सही चीज़ स्टार्ट होती है कि कैसे हम जो है बैरियर मेथड को यूज़ करें, नेचुरल मेथड को कैसे हम कॉन्ट्रासेप्शन करते हैं, उसकी फिजियोलॉजी क्या है। और एमटीपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ एसटीडी से भी बहुत सवाल आते हैं, इनफर्टिलिटी से भी आते हैं। तो हम लोग किसी और वीडियो में ये चारों चीज़ डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।